to the contract if the consent is not free. Okay, so we'll discuss the definition of what we mean by consent, what we mean by free consent, what happens if the consent is not free. Okay, what are the in generally in most of the situations when the consent will not be free, the contract will become voidable at the option of one of the party and not other. Okay, we have discussed this in the first chapter also in classification of contracts. So we begin here. Okay, so these are some of the legal terms which will come to know once you go through this particular chapter. There is word coercion and there is duress. This particular I'll explain over here. Coercion means threat, धमकी देना किसी को, और ड्यूरेस मतलब वट एवर वी कॉल एज कोएर्शन इन इंडिया, जो हम कोएर्शन इंडिया में कहते हैं वही यूज किया जाता है इन इंग्लैंड एज ड्यूरेस. इंग्लैंड में उसको ड्यूरेस कहा जाता है. ओके, बाकी अनड्यू इन्फ्लुएंस, पर्दानशी वुमेन एक्सेट्रा, ऑल दीज थिंग्स विल कवर वन बाय वन इन द चैप्टर. सो वी आर बिगिनिंग विद व्हाट वी मीन बाय द कंसेंट. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसेंट? So as per section 13, consent means सहमति होना, consensus होना. When you agree upon the same thing in the same sense at the same time also, you can say कि जब दो parties, ठीक है, दो parties जो हैं, say offerer and offeree, they agree about the same thing in the same sense at the same time, कि जो उनका सब्जेक्ट मैटर है, जो टर्म्स कंडीशन है, उसके लिए वो एग्री कर रहे हैं और उसका मीनिंग भी सेम सेंस में ही वो ले रहे हैं. ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एज कंसेंसस एट इडम. ठीक है, कंसेंसस एट इडम इसे कहते हैं. आगे आप इसको देखेंगे स्लाइड में. या हम इसको कहेंगे मैचिंग ऑफ माइंड्स और मीटिंग ऑफ माइंड्स. ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ माइंड्स, कि मेरे जो मेरे मन में चल रहा है वही आपके मन में चल रहा है, जो मैं कहना चाह रही हूँ वही आप ही मतलब कहना चाह रहे हैं. तो मतलब कि अंडरस्टैंडिंग जो है इसमें टोटल अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, देन वील से दैट द पर्सन हैज गिवन द कंसेंट. ठीक है, अब इसमें मतलब कि वी कैन टेक एन एग्जांपल कि मेरे पास से कहो कि 4-5 कार्स आर देयर और आप मतलब कि सम ए पर्सन इज देयर, ही वांट्स टू बाय माय कार. ठीक है, तो मैंने उसको ऑफर दिया टू दैट आई एम सेलिंग माय कार. ठीक है, और मैं सेल कर रही हूँ मारुति. वो सोच रहा है कि वो मेरी मतलब वो स्विफ्ट खरीद रहा है, मतलब कि मैं मारुति से 800 या वॉट एवर कि मैं वो बेचने की बात कर रही हूँ और वो सोच रहा है कि वो से मतलब कि उसे लेनी है मारुति से स्विफ्ट में सेल कर रही हूँ एंड ही वांट्स टू बाय माय i20, पर मैं तो मारुति स्विफ्ट बेच रही हूँ. हाँ, तो उस केस में मतलब कि क्या हुआ, मतलब कि दोनों पर्सन्स का जो माइंड है वो डिफरेंट डायरेक्शन में रन कर रहा है. उनकी एग्री अपॉन द सेम थिंग नहीं हुआ, सेम सेंस में नहीं हुआ, सेम टाइम पे नहीं हुआ. तो उस केस में क्या हुआ, उन दोनों की कंसेंट ही नहीं हुई. और जब उन दोनों की कंसेंट ही नहीं हुई, इट मींस देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट. तो व्हेन देयर इज नो कंसेंट इट मींस नो कॉन्ट्रैक्ट, की कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाया फिर तो वो. ठीक है, तो इसमें कंसेंट का आगे हम ये रीड आउट करते हैं. द टर्म कंसेंट इंडिकेट्स मीटिंग ऑफ माइंड्स. That is, contracting parties understand the same thing in the same sense. As a general rule, also, no contract arises in the absence of consent. ठीक है, मतलब जनरल रूल भी क्या है, whenever there is no consent or whenever there is absence of consent, it means no contract. ठीक है, इंग्लिश लॉ में इसको क्या कहते हैं, it is known as consensus ad idem, meeting of minds of the parties to a contract. Thus, consent involves identity of minds in respect of the subject matter of the contract. Identity of minds with respect to what? With respect to the subject matter. जो भी subject matter है आपका, ठीक है, उसके related. If I am selling the car, then the car is a subject matter. ठीक है, तो उसके related उनकी identity of minds, matching of minds, everything it should be there. Okay, यही चीज आगे लिखी हुई है, identity of mind. They should be perfect identity of mind. Consensus ad idem regarding the subject matter of the contract. So this is the meaning of consent. ठीक है, ये तो हुआ मतलब about consent. Then next is what are the situations when the consent is free.
ठीक है, कंसेंट को फ्री कब कहा जाएगा, इसमें ना हम ये लेंगे कि व्हाट शुड बी द डोंट्स, कि क्या चीजें नहीं होनी चाहिए तब वो फ्री होएगी। ठीक है, consent is said to be free when it is not caused by coercion, undue influence, fraud, misrepresentation, mistake. Five things are there. Consent कब फ्री होएगी, अगर coercion नहीं है, undue influence, fraud, misrepresentation और mistake नहीं है। As per section 15 तो consent को free कहा जाएगा, otherwise it is not free consent। ठीक है, अब अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी चाहिए, इन ऑर्डर टू हैव द वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, कि ना सिर्फ बल्कि कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, वैलिडिटी ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट, नॉट ओनली द कंसेंट इज नेसेसरी। ठीक है, ये कंसेंट नेसेसरी भी है, बट इट शुड बी फ्री कंसेंट ऑल टुगेदर, but there should be a consent and that consent it should be free also। otherwise क्या होगा, in most of these situations mistake को छोड़ के बाकी सब में जो कॉन्ट्रैक्ट है, coercion है, undue influence, fraud and misrepresentation, इन सब में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, voidable। ठीक है, voidable हो जाएगा किसकी ऑप्शन पे, एग्रीव्ड पार्टी, इंजर्ड पार्टी, जिस पार्टी को लॉस हुआ है उसकी ऑप्शन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट voidable हो जाएगा। what it means is, what it implies that the injured party, aggrieved party can either make the contract void or able। ठीक है, या वो कॉन्ट्रैक्ट को इन केस दे वांट टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट तो वो उसको void कर देंगे, इन दे still want to continue with the contract then they'll make it able, it means valid। ठीक है, it depends upon the option of the injured party, aggrieved party। Okay, so looking at this, so in case there is a flaw in consent, इसमें हम देख रहे हैं। ठीक है, coercion is there, coercion होता है धमकी देना, undue influence as the name suggests it means जरूरत से ज्यादा प्रभाव डालना। ठीक है, किसी के ऊपर मतलब ओवर, मतलब वो इन्फ्लुएंस करना किसी को। ठीक है, और कई वो इसमें सिचुएशंस होती हैं जहां पे वन पर्सन इज इन ए डोमिनेटिंग पोजीशन। ठीक है, एक पर्सन डोमिनेटिंग पोजीशन में रहता है या सुपीरियर पोजीशन में रहता है और दूसरा पर्सन इंफीरियर पोजीशन में है, तो उस केस में जो पर्सन सुपीरियर पोजीशन में है उसके पास ये ऑप्शन है, ठीक है, कि वो दूसरे पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सकता है अनड्यूली, पर वो करे या ना करे ये अभी मतलब कहो कि इट इज नॉट नेसेसरी, बट द पर्सन हैज गॉट दैट पोजीशन टू ओवर इन्फ्लुएंस अनदर। ठीक है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट है, तो पेशेंट जो है वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है टोटली, डॉक्टर अगर चाहे तो मतलब कि अनड्यू इन्फ्लुएंस इसमें हो सकता है। ऐसे जैसे कि हम कहें कि कई वो गुरु और शिष्य, उसमें भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसे लॉयर में और उसका जो क्लाइंट है उसमें भी ऐसा हो सकता है। हाँ, इवन टीचर एंड स्टूडेंट उसमें भी हो सकता है, इवन पेरेंट एंड चाइल्ड में भी कई बार हो सकता है। ठीक है, और नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ रहा है मिस रिप्रेजेंटेशन, सेक्शन 17 एंड 18। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में क्या है कि मैंने कोई चीज से, इफ आई एम सेलिंग माई कार एंड आई से कि भाई ये जो मेरी कार है ये 60,000 किलोमीटर चली हुई है। ठीक है, तो एक्चुअल में वो मतलब कि मीटर मूटर एडजस्ट करा लिया, एक्चुअल में वो कहा कि वो 1 लाख चली हुई है। ठीक है, और ये चीज क्या है मेरे को मालूम है, और उसके बावजूद मैं ये कह रही हूँ कि ये 60,000 किलोमीटर चली हुई है, तो इसका मतलब कि मेरी इंटेंशन दूसरे पर्सन को धोखा देने की है, तो उस केस में क्या होगा, फ्रॉड होगा, दे विल बी फ्रॉड। ठीक है, फ्रॉड कहाँ होगा, जहां पे विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन है, आप विलफुली जानबूझ के गलत चीज बोल रहे हो। जानबूझ के का मतलब है कि आपको मालूम है, यू नो द ट्रुथ, बट यू आर ट्राइंग टू हाइड द ट्रुथ एंड यू आर गिविंग अ मिसलीडिंग स्टेटमेंट इंटेंशनली। अब वो स्टेटमेंट दे क्यों रहे हो, ताकि दूसरा पर्सन उससे इन्फ्लुएंस होके, प्रभावित होके आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करे। ठीक है, दैट इज योर पर्पस। ठीक है, और इसी में एक मिसरिप्रेजेंटेशन में ही एक जो होती है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ठीक है, वो है इनोसेंट। अब से एक डायस है, ठीक है, जैसे हम लेक्चर स्टैंड रहता है, सो पर्टिकुलर डायस इज देयर और ये बना हुआ है नीम की लकड़ी का। ठीक है, एक्चुअल में वो नीम की लकड़ी का बना हुआ है। ठीक है, बट मतलब वो जो पर्सन उसे सेल कर रहा है वो सोचता है, वो शुरू से ही उसने कई बार देखा हुआ है, तो वो इसको हमेशा सोचता है कि ये आम की लकड़ी का बना हुआ
और वो जब सेल कर रहा है तो वो उसको आम की लकड़ी कह के सेल कर रहा है, जबकि वो नीम की लकड़ी का बना हुआ है। तो वो इनोसेंटली क्या सोच रहा है, अनइंटेंशनली क्या सोच रहा है कि क्या बना हुआ है, आम की लकड़ी का। तो इस केस में भी दोनों में ही चीजें, मतलब वो कहो कि पर्सन एक में उसे पता नहीं है और एक में वो जानबूझ के बोल रहा है। तो जहां पे उसे पता नहीं है, इनोसेंटली मतलब कि वो सेल कर रहा है, तो इसको मिसरिप्रेजेंटेशन कहें। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में ना बहुत ही कहो कि देर इज अ वेरी सटल डिफरेंस, बहुत ही महीन, बहुत ही बारीक डिफरेंस है। ठीक है, और वो है इंटेंशन का। तो इंटेंशन को मतलब प्रूव करना है इसके अंदर मतलब मुश्किल रहेगा, एविडेंस कलेक्ट करना पड़ेगा। अब इसी में नेक्स्ट है मिस्टेक एज पर सेक्शन 20 एंड 21। ठीक है, सेक्शन 20 एंड 21 के हिसाब से मिस्टेक दो तरह की हो सकती है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अब ये फैक्ट की ही मिस्टेक हो गई से कि जैसे हमने वो बात की थी कि भाई कार हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं मारुति मतलब कि मैं आई एम सेलिंग स्विफ्ट, द अदर पर्सन इज थिंकिंग दैट आई एम सेलिंग माई i20। तो उस केस में फैक्ट से रिलेटेड मिस्टेक हो गई। इसको हम आगे देखेंगे कि सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड मिस्टेक है, उसकी क्वांटिटी को लेके मिस्टेक है, उसकी क्वालिटी को लेके मिस्टेक है, जिस चीज के लिए हम बात कर रहे हैं वो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। ठीक है, सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ मिस्टेक विल कवर। देन लास्ट इसके अंदर आ रहा है मिस्टेक ऑफ लॉ। ठीक है, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब अपने देश का लॉ मतलब कि चाहे आपको मालूम है या नहीं है, बट उसके लिए क्या एज्यूम किया जाता है कि आपको मालूम है। ठीक है, कि आपको मालूम है, यू आर अवेयर अबाउट द लॉ। आपको ट्रैफिक रूल्स भी चाहे अब मतलब जब भी रूल्स आते हैं, अब आपको उसे पढ़े या ना पढ़े, बट क्या एज्यूम किया जाएगा, आप इधर के सिटीजन है, आपको मालूम है। ठीक है, लेकिन फॉरेन लॉ के लिए क्या कंसिडर करेंगे, फॉरेन लॉ तो हमें नहीं मतलब मालूम करने की जरूरत ना ज्यादा। ठीक है, वी शुड मतलब कि वी आर नॉट सपोज टू नो द फॉरेन लॉ। तो फॉरेन लॉ के केस में अगर कोई पर्सन से मिस्टेक होती है तो उसको कहा जाता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो इसी को आगे हम देखेंगे कि मिस्टेक बाइलेटरल है या मिस्टेक यूनिलेटरल है। बाइलेटरल का मतलब है कि दोनों से ही गलती हो गई। ठीक है, दोनों से ही गलती हो जाएगी, तो उस केस में क्या होगा, दोनों से ही गलती हो रही है तो इसका मतलब कंसेंट ही नहीं थी। ठीक है, जैसे कि वो i20 और वो उसका हुआ स्विफ्ट वाला मैटर। ठीक है, when there is bilateral mistake means mistake on the part of both the parties, it means there is no consent, so no contract। ठीक है, जहां पे यूनिलेटरल मिस्टेक होएगी, मिस्टेक ऑन द पार्ट ऑफ वन ऑफ द पार्टी, एक पार्टी ने मिस्टेक की है तो उस केस में दूसरी पार्टी ने तो नहीं की। ठीक है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकते, पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो सारे ऊपर केसेस है, कॉयशन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, इन सभी में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और फ्रॉड के केस में क्योंकि इंटेंशन धोखा देने की है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल भी होगा प्लस डैमेजेस भी दिए जाएंगे। ठीक है, कॉम्पेंसेशन भी दिया जाएगा जो दूसरी पार्टी को इस वजह से लॉस हुआ है। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन में कॉन्ट्रैक्ट सिंपली वॉइडेबल होगा, तो डैमेजेस का इसमें जिक्र नहीं होगा। ठीक है, तो सेम इज ओवर हियर ऑल्सो। हाँ, कि क्वेश्चन है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो रहा है, वॉइडेबल। ठीक है, और अनड्यू इन्फ्लुएंस है तब भी वॉइडेबल है, फ्रॉड में भी वॉइडेबल है, मिसरिप्रेजेंटेशन में भी वॉइडेबल है। मिस्टेक में इफ इट इज बाइलेटरल मिस्टेक, ठीक है, दोनों पार्टी की बाइलेटरल मिस्टेक है तो वो क्या हो जाएगा, वॉइड एग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, देन इट विल बी अ वॉइड एग्रीमेंट। ठीक है, फिर वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते इफ इट इज अ बाइलेटरल मिस्टेक। बाकी डिटेल्स हम इसके आगे करेंगे। इसमें केस है बाला देवी वर्सेस मजूमदार। ठीक है, इसमें कंसेंट से ही रिलेटेड है कि एक इलिटरेट वुमेन है और वो एक डीड अपनी मतलब वो एग्जीक्यूट कर रही है अपने नेफ्यू, अपने भतीजे के नाम पे। ठीक है, वो एक डीड एग्जीक्यूट कर रही है, डीड ऑफ गिफ्ट, कि वो मतलब कि अपनी कोई प्रॉपर्टी जो है वो एज ए गिफ्ट अपने भतीजे को दे रही है। पर वो लेडी क्या थी, वो इलिटरेट थी, पढ़ी हुई नहीं थी। और उसको ये समझाया गया कि भाई ये जो है कि बेसिकली वो सोच रही थी कि मैं अपने भतीजे को अपनी प्रॉपर्टी को मैनेज करने का राइट दे रही हूँ। ठीक है, कि वो एज ए मैनेजर इसको मतलब कि मैनेज करेगा मेरे लैंड्स को। लेकिन एक्चुअली में वो जो भतीजा था वो अपने नाम पे करा रहा था प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो इसमें मतलब आई जस्ट रीड इट आउट. एन इलिटरेट वुमेन एग्जीक्यूटेड अ डीड ऑफ गिफ्ट इन फेवर ऑफ अ नेफ्यू under the impression that she was executing a deed authorizing her nephew to manage her lands. ठीक है, इंप्रेशन उसको ये था. अब एविडेंस से क्या पता चला? एविडेंस से ये पता चला कि वो वुमेन जो है, कभी भी उसकी इंटेंशन नहीं थी ऐसे कोई गिफ्ट देने की अपने भतीजे को, वो डीड. ठीक है, नॉर वॉज द डीड एवर रेड और एक्सप्लेन टू हर, और ना ही वो डीड उसको पढ़ के बताई गई, ना ही उसका मतलब समझाया गया. अगर इलिटरेट पर्सन के साथ आप ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको उसको जो टर्म्स कंडीशन सब हैं उसको पढ़ के भी बतानी है, उसको इंटरप्रेट भी करना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है कि इसका मतलब क्या है. तो ऐसा उन्होंने किया ही नहीं. तो अब क्या होगा इसके अंदर? इसमें कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड हो जाएगा. ठीक है, नो कंसेंट, सो नो कॉन्ट्रैक्ट काइंड. ठीक है, कंसेंट तो उसकी थी नहीं. सो हेल्थ द डीड वॉज वॉइड एंड इनऑपरेटिव. ठीक है, वो ऑपरेशन में नहीं आ सकती, वो वॉइड हो गई, खारिज हो गई. फाइन. Yes, ma'am. ठीक है, सो वी आर discussing this here. To make a contract valid, so not only a consent is necessary but the consent should also be free. ठीक है, तो सेक्शन 13 का हमने देख लिया कि कंसेंट कब फ्री होएगी? व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग: coercion, section 15; undue influence, section 16; fraud, misrepresentation, mistake. Okay, मतलब कि if a consent is not caused by these 5 things as per section 13, then the consent is said to be as free. Okay, so we'll cover the first one here, free coercion. अब coercion आपको बताया था, coercion का मतलब है धमकी देना. coercion का मतलब है कोई ऐसा एक्ट करना जो इंडियन पिनल कोड के द्वारा मना किया गया है. ठीक है, या आप किसी की कोई चीज, कोई वस्तु, कोई प्रॉपर्टी, उसको अनलॉफुली अपने कब्जे में ले लो. ठीक है, या आप कब्जे में ले लो, या आप ये धमकी दे रहे हो कि मैं आपकी प्रॉपर्टी या उस पर कब्जा कर लूंगा. ठीक है, ये सारा कुछ आप क्यों कर रहे हो? धमकियां क्यों दे रहा है वो पर्सन? ताकि दूसरा पर्सन जो है उससे डर के, मतलब उसके कि उसको कंसिडर करके वो एग्रीमेंट जो है साइन कर ले. दैट इज द इंटेंशन ऑफ द पर्सन. ठीक है, so coercion is committing or threatening to commit any act forbidden by the Indian Penal Code, or the unlawful detention or threatening to detain any property to the prejudice of any person whatsoever, with the intention of causing any person to enter into an agreement. ठीक है, ये committing और threatening to commit, ये एक्ट जो है इंडियन पिनल कोड ने फोबिड किया हुआ है, मना किया हुआ है. और क्या आप कर रहे हो? या अनलॉफुली किसी की प्रॉपर्टी को डिटेन कर रहे हो, या धमकी दे रहे हो कि डिटेन कर लोगे, टू द प्रेजुडिस ऑफ एनी पर्सन, जिससे कि किसी पर्सन को नुकसान पहुंचेगा. ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो? इंटेंशन क्या है? ताकि वो जो अदर पर्सन है वो आपके साथ एग्रीमेंट क्या करे? साइन करे. ठीक है, so this could be one of the example that on the gun point the person is trying to get a job. I want your job now. ठीक है, और इसी का क्वेश्चन का एक केस है, मुथा वर्सेस मुथुकुरप्पा. ठीक है, इसमें एक एजेंट है, और एजेंट जो है वो ना बुक्स ऑफ अकाउंट अपने प्रिंसिपल की उसने अपने कब्जे में ले ली. तो ये बेसिकली इसमें क्या है? अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी. क्या हुआ? अनलॉफुल डिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो हमने अभी क्वेश्चन की डेफिनेशन में देखा. An agent refused to hand over the account books of a business to the new agent unless the principal released him from all liabilities. ठीक है, एजेंट जो है वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स नए एजेंट को हैंड ओवर नहीं कर रहा है, वो अपने प्रिंसिपल को कह रहा है, अपने बॉस को कह रहा है, जिसमें उसको मतलब कि वो रिलीज करना है कि वो उसकी जो भी लाइबिलिटीज उसकी बनती हैं, जो भी उसके ड्यूज बनते हैं एजेंट के, कि उससे उसको रिलीज करे. एजेंट को कुछ पेमेंट्स वो सब जो भी उसकी रहती हैं कि वो उसे ना करनी पड़े. The principal had to you can say give him release date as demanded. अब प्रिंसिपल ने उसको रिलीज डेट दे दी जैसे उसने डिमांड की थी. ठीक है, अब कोर्ट ने क्या डिसाइड किया कि वो जो रिलीज डेट है वो क्वेश्चन की वजह से दी गई है, तो इसलिए ये किसकी ऑप्शन के ऊपर है? वॉइडेबल
प्रिंसिपल के ऑप्शन के ऊपर, क्योंकि प्रिंसिपल की कंसेंट धमकी देके ली गई है ना. Held the release date was given under coercion and was at the option of the principal. So it is at the option of the principal either to continue, either to let that release date work, or to cancel that release date. Okay. Yes, ma'am. Next we are doing in this कि is threat to commit suicide coercion, कि क्या धमकी देना कि सुसाइड को ही कर लेगा, क्या ये coercion है? Actually it is. ठीक है कि ये है. Madras High Court has given by a majority judgment that even a threat to commit suicide is coercion, even though it is not punishable under the Indian Penal Code. Madras High Court ने कहा कि जो threat to commit suicide है कि वो coercion के ही बराबर है. इसमें एक एग्जाम्पल है कि वो एक पर्सन क्या करता है, वो थ्रेट देता है कि वो सुसाइड कर लेगा, और किसको धमकी देता है, अपनी वाइफ को और अपने बेटे को. और किस लिए धमकी देता है, ताकि वो जो है कि कुछ वो प्रॉपर्टी मतलब कि हस्बैंड के नाम पे ट्रांसफर करते हैं. ठीक है. अ मैन बाय गिविंग अ थ्रेट टू कमिट सुसाइड induces his wife and son to execute a deed in favor of him in respect of certain property, and they execute. और उन्होंने एग्जीक्यूट कर दिया. ठीक है, वाइफ ने और सन ने, मतलब कि वो धमकी से डर के. अब क्या कोर्ट इसमें डिसाइड हुआ, हेल्ड that the consent of the wife and the son was obtained through coercion, and so it is voidable at the option of wife and the son. Fine. Yes, ma'am. ठीक है. अब इसका इम्पैक्ट, इसके कॉन्सिक्वेंस कोएर्शन के, ठीक है, या इम्प्लीकेशंस हम क्या मतलब इसके होंगे. सो इफेक्ट ऑफ कोएर्शन इट इज गिवन अंडर सेक्शन 19, और मोस्टली आप देखेंगे कि सेक्शन 19 में ही इफेक्ट दिया हुआ है. ठीक है, फ्री कंसेंट के जहां भी ये केसेस है. सो इसमें आपको बता ही दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड. ठीक है, मतलब किसकी ऑप्शन पे वॉइडेबल है, जिसकी कंसेंट जबरदस्ती ली गई है. व्हेन द कंसेंट ऑफ ए पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट is obtained by coercion, the contract becomes voidable at the option of the party whose consent is so obtained. अब इसके अंदर है कि भाई ये प्रूफ कौन करेगा कि भाई कंसेंट जबरदस्ती ली गई थी. वो बर्डन ऑफ प्रूफ या ओनर्स किसके ऊपर है. ठीक है, कौन इसको प्रूफ करेगा, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाना चाहता है. ठीक है, जो उस कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाना चाहता है, जो इस कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू नहीं करना चाहता. ठीक है, जो एग्रीव्ड पार्टी है वो इसके अंदर प्रूव करेगी. The burden of proving that the consent was obtained through coercion shall be upon the party who wants to set aside the contract on the plea of coercion. ठीक है, बर्डन किसके ऊपर है, किसको प्रूव करना है, बेसिकली एग्रीव्ड पार्टी को, इंजर्ड पार्टी को, क्योंकि वो ही कॉन्ट्रैक्ट से मुक्ति पाना चाहेगी. हाँ, कोएर्शन की प्ली लेके, कोएर्शन का एक्सक्यूज लेके, तो उसको ही प्रूव करना पड़ेगा. इसी में एक और एग्जाम्पल है कि एक अनुज है, वो क्या करता है, एक ट्रांसफर बोर्ड अपने घर का वो मतलब कि वो साइन कर देता है. ठीक है, अनुज एग्जीक्यूट्स अ ट्रांसफर बॉन्ड फॉर द हाउस अंडर फियर ऑफ असॉल्ट. उसको मतलब ये मतलब किसी ने कोई धमकी दी कि उसके ऊपर अटैक करेंगे, असॉल्ट करेंगे, तो उस वजह से उसने क्या किया, उससे मतलब घबरा के उसने अपने हाउस की ट्रांसफर बॉन्ड साइन कर दिया. It will be a contract voidable at the option of Anuj since his consent was obtained by coercion. तो ये अनुज के ऑप्शन के ऊपर voidable है. ठीक है, वो इसको सेटिसाइड करना चाहे तो कर सकता है. ठीक है, इसी में एक आगे एक और एग्जांपल है रेलवे कंपनी का, कि रेलवे कंपनी के मतलब कि जैसे वो रेलवे मालगाड़ी होती है ना, रेलवे के थ्रू सामान भी भेजा जाता है. तो ऐसे कोई पर्सन एक सामान भेजता है, बट रेलवे जो मतलब कि वो है उधर पे सामान के लिए जो पर्सन लेने के लिए जाता है, जिसको भेजा होता है, तो वो कहते हैं कि हम आपको देंगे नहीं जब तक कि आप कुछ एक चार्जेस जो है वो पे नहीं करोगे. और जो चार्जेस उन्होंने डिमांड किए थे वो इलीगल थे. ठीक है, और क्योंकि उसे उसकी मतलब कहो कि वो कंसाइनमेंट लेनी थी, डिलीवरी लेनी थी, सामान उसे जरूरी लेना था, तो एक बार वो चार्जेस पे कर देता है. बट देन उसके बाद वो कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट कहती है कि भाई कि ये चार्जेस जो हैं कि वो इलीगल थे, नहीं लेने बनते थे, और वो रिकवर कर सकता है. ठीक है, सो आई विल रीड दिस आउट. अ रेलवे कंपनी refuses to deliver certain goods to the consignee.
एक्सेप्ट अपॉन द पेमेंट ऑफ एन इलीगल चार्ज फॉर कैरेज। रेलवे कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया डिलीवर करने से गुड्स कंसाइनी को कि जब तक कि वो इलीगल चार्ज को कैरेज के लिए पे नहीं करता। द कंसाइनी पेज द सम चार्ज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द गुड्स। वो जो कंसाइनी है वो चार्ज को पे कर देता है क्योंकि उसे गुड्स लेनी होती है। ही इज एंटाइटल्ड टू रिकवर सो मच ऑफ द चार्ज एज वॉज इलीगली एक्सेसिव। तो जो भी ये चार्ज इलीगली एक्सेसिव ज्यादा लिया गया वो एंटाइटल्ड है रिकवर करने के लिए। इसी में कंसाइनर कौन है? कंसाइनर जो गुड्स की डिलीवरी भेज रहा है, और कंसाइनी कौन है? जिसको डिलीवरी भेजी जा रही है। आपने अमेजोन से गुड्स ऑर्डर किए तो उस केस में अमेजोन आपको सेंड कर रही है तो अमेजोन विल बी कंसाइनर, और आपके एड्रेस पे जब भेजी है तो आप क्या हो जाओगे? कंसाइनी। अब इसी में हमने वॉइडेबल तो देख लिया था, ठीक है, क्वेश्चन के इम्पैक्ट में। और अगर कोई बेनिफिट एक पार्टी के द्वारा दूसरे को पहुंचाया गया है तो वो बेनिफिट इसके अंदर रिटर्न करने पड़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी, एंड बेनिफिट्स जो भी रिसीव किए हैं वो बेनिफिट्स रिटर्न करने पड़ेंगे। ओके, सेकंड इसमें पार्ट आ रहा है अनड्यू इन्फ्लुएंस का। हाँ, अनड्यू इन्फ्लुएंस आज सिर्फ इसकी हम डेफिनेशन करेंगे और कल हम बाकी का इसको करेंगे, ठीक है। अनड्यू इन्फ्लुएंस के केस में बेसिकली क्या होगा? हर कॉन्ट्रैक्ट में आप देखो देयर आर टू पार्टीज, सो इस केस में भी ऑलमोस्ट मतलब कि टू पार्टीज विल बी देयर। लेकिन जो एक पार्टी है उसकी क्या सिचुएशन है? वन ऑफ द पार्टी इज इन अ, यू कैन से डोमिनेटिंग पोजीशन, वो हायर पोजीशन पे है, सुपीरियर पे है। और जो दूसरी पार्टी है वो है, हम कहेंगे मतलब इंफीरियर है, छोटी पोजीशन पे है। जैसे कि हम कहें मालिक और नौकर, कि मालिक जो कहेगा नौकर को करना पड़ेगा। तो उस केस में मतलब जो मालिक है वो सुपीरियर पोजीशन में है। पर ये तो नहीं है ना कि हर मालिक ही जो है कि वो अपने वो सर्वेंट का फायदा उठाता है अनड्यू, ठीक है। तो अगर अनड्यू फायदा उठाता है, अनफेयर एडवांटेज लेता है, तब अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाएगा। सो आई विल रीड दिस आउट। Undue influence is the improper use of any power possessed over the mind of the contracting party. क्वेश्चन क्या हो रहा था? बेसिकली वो फिजिकली धमकी दी जा रही थी। अनड्यू इन्फ्लुएंस में इसमें पर्सन कहाँ पे मतलब वो कहो कि वो डाल रहा है, पावर यूज कर रहा है माइंड के ऊपर दूसरी पार्टी के, ठीक है, उसके माइंड के ऊपर जो है कि प्रभाव बहुत डाला हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी अफेक्टेड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस व्हेन, ये लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच, द रिलेशन सबसिस्टिंग बिटवीन द पार्टीज आर सच, सबसिस्टिंग मीन्स एग्जिस्टिंग, कि क्या रिलेशनशिप है पार्टीज के बीच में, सच दैट वन ऑफ द पार्टीज इज इन ए पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द अदर, कि एक पार्टी दूसरे की जो विल है उसको डोमिनेट कर सकती है, एक पार्टी दूसरे की इच्छा को डोमिनेट कर सकती है। सिर्फ डोमिनेट कर सकती है मतलब उसके पास ऑप्शन है, और अगर डोमिनेट करती है तब वो एक्चुअल में अनड्यू इन्फ्लुएंस बनेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है, यूजेस दैट पोजीशन टू ऑब्टेन एन अनफेयर और अनड्यू एडवांटेज ओवर द अदर, और वही पोजीशन वो यूज करके अनफेयर एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज दूसरी पार्टी से लेती है, देन विल से इट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस, ठीक है। एक पर्सन की प्रॉपर्टी, हाँ, उसके गुरु ने बोला कि भाई कि उसकी प्रॉपर्टी करोड़ों की थी। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम ये प्रॉपर्टी मेरे को मतलब दान कर दो, या ये प्रॉपर्टी मेरे को 10,000 में दे दो, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो इसके अंदर जो गुरु है वो क्या है और शिष्य के बीच में कैसा रिलेशन है कि एक पार्टी दूसरे पर डोमिनेट कर सकती है, फर्स्ट जो हम इधर कैटेगरी देखे, ओके। सेकंड में क्या है, उसने वो पोजीशन को यूज भी किया, क्यों किया? अनफेयर एडवांटेज लेने के लिए, ठीक है। तो अगर उसने यूज किया अनफेयर एडवांटेज को लेने के लिए, देन इट विल बी कॉल्ड एज अनड्यू इन्फ्लुएंस। और जिसकी वो कहो कि इसमें जो कंसेंट है, जो अनड्यू इन्फ्लुएंस से कॉस्ट है एग्रीव्ड पार्टी, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। सो नेक्स्ट डिटेल्स विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर। फाइन। यस मैम।